रात के ठीक 9 बजे हैं। ये आकाशवाणी पणजी केंद्र का महादाई चैनल है। अब सुनिए हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम में पहले आप सुनेंगे भारत रत्न डॉक्टर कलाम और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इस विषय पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा से वार्ता। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर पर समस्त भारतवासी बड़ी ही श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं। डॉक्टर कलाम का समग्र जीवन शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में समर्पित रहा। डॉक्टर कलाम सादा जीवन, उच्च विचार तथा कठिन परिश्रम में विश्वास करने वाले वे महान भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण अनुशासन के साथ इन सभी बातों को अपने जीवन में अक्षरशः उतारा और सफलताओं के शिखरों तक पहुंचे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि वे आजीवन शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले असाधारण व्यक्तियों में से एक थे। डॉक्टर कलाम की प्रसिद्धि, महानता, युवा सोच और आजीवन शिक्षक की भूमिका में रहने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके सम्मान में सन 2010 में उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिससे दुनिया भर के विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती रहे। आंकड़े दर्शाते हैं कि डॉक्टर कलाम ने पूरे भारत में घूमकर लगभग 1,70,00,000 युवाओं से भेंट की थी। इसी तरह जब डॉक्टर कलाम 26 मई को स्विट्जरलैंड गए थे, तब से उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड में हर साल यह दिन साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को विश्व के 40 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किए। भारत रत्न कलाम सही मायनों में भारत माता के अनमोल रत्न रूपी सपूत ही थे। वे एक और विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला और दर्शन जैसे अनगिनत विषयों के पांडित्य से परिपूर्ण थे, तो साथ ही साथ उनमें राष्ट्रभक्ति, सहृदयता और मानवता जैसी परम नैतिक संवेदनाएं भी समाहित थीं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान अर्थात डीआरडीओ में प्रवेश लिया था। यहीं से युवा कलाम की रक्षा विज्ञान संबंधी मेधा ने उनमें राष्ट्र सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कर गुजरने की अलख जगा दी थी। उनकी इसी प्रतिभा ने सन 1982 में कलाम को डीआरडीएल अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के पद पर स्थापित किया था। इसके बाद ही डॉक्टर कलाम ने तत्कालीन रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वी एस अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। आगे चलकर यही प्रस्ताव वह मील का पत्थर साबित हुआ जिसके कारण डॉक्टर कलाम ने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस सहित कई मिसाइलों का निर्माण कर भारत की सुरक्षा को नए आयाम दिए। भारत को बैलिस्टिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा मिली। डॉक्टर कलाम सन 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा, शोध और विकास विभाग के सचिव भी रहे थे। सन 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय सफल परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक निर्णायक, संगठनात्मक
तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई और भारत की विश्व परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल और परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि देश को अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 60 के दशक में शुरू हुआ था और लगभग उसी दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर कलाम को 6 महीने के विशेष प्रशिक्षण के लिए नासा भेजा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा दिए गए भारत के पहले रॉकेट नाइक अपाचे के निर्माण के समय डॉक्टर कलाम बिल्कुल युवा ही थे। भारत के इस पहले रॉकेट का परीक्षण 21 नवंबर 1963 की शाम को थुम्बा, केरल में किया गया था। हालांकि शीघ्र ही साराभाई की संकल्पनाओं और अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सफलताओं की सीढ़ियों को तैयार करने में देश के अन्य महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर यूआर राव और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि के अति महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। बेहद सीमित संसाधनों के साथ अपनी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करते हुए अपनी अंतरिक्ष संतानों की मेधा के बल पर भारत आज गौरव के साथ गगन में जाकर तिरंगा लहराने की सामर्थ्य रख पा रहा है। एक समय था जब देश ने 19 अप्रैल 1975 को 360 किलोग्राम भार का अपना प्रथम स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तब कहीं उस दौर के हमारे इन समस्त अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सपनों में यह लक्ष्य रहा होगा कि हमारा देश अंतरिक्ष में मानवों को भेज पाने में एक दिन जरूर सफल होगा। वास्तव में सफलताएं सपनों को पूरा करने के उद्देश्यों पर ही टिकी होती हैं। 7 जून 1979 को भारत ने अपना दूसरा उपग्रह भास्कर 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करते हुए आगे के लिए सपनों के बीज बो लिए होंगे। तभी तो 18 जुलाई 1980 को देश अपना रोहिणी नामक पहला पूर्ण स्वदेशी उपग्रह प्रमोचन यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा। वास्तव में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई रोहिणी उपग्रहों की श्रृंखला में 4 उपग्रह थे, जो सभी भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे और जिसमें से 3 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गए थे। यह SLV वही उपग्रह प्रक्षेपण यान था जिससे संबद्ध परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में संचालित की गई इस SLV परियोजना का उद्देश्य उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करना था। उपग्रह प्रमोचन यान तकनीकी के विकास तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल, प्रणोदन यानी प्रोपोलेंट और वायुगतिकी अर्थात एरोडायनामिक्स में विशेषज्ञता हासिल करने में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 17 अप्रैल 1983 को पुनः SLV-3 द्वारा रोहिणी RSD-2 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत स्पेस क्लब का 6ठा सदस्य राष्ट्र बन गया। यह भारत और डॉक्टर कलाम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह कहा जा सकता है कि रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के सपनों को सफल बनाने में निसंदेह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की SLV परियोजना के लिए की गई कड़ी मेहनत और लगन थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। अपने राष्ट्रपति पद के शानदार कार्यकाल के पश्चात डॉक्टर कलाम ने शिलांग, अहमदाबाद और इंदौर के भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। वे अपनी अंतिम सांस तक एक विशुद्ध शिक्षक रहे और देश के बच्चों एवं युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला।
ऐसी ही वो 27 जुलाई 2015 की अंतिम शाम थी जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आईआईटी शिलांग में रहने योग्य ग्रह विषय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे। तभी अचानक उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और व्याख्यान देते देते वे बेहोश होकर गिर पड़े। गंभीर हालत में डॉक्टर कलाम को बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। डॉक्टर कलाम जाते जाते देश और देश की भावी पीढ़ियों के लिए अपनी शिक्षाएं छोड़कर गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव देश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध कथन पूरी दुनिया के युवाओं के कानों में गूंजता हुआ आज भी प्रेरणा देता आ रहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वे हमेशा से लोगों से कहते थे कि सपने देखो और वो भी ऊंचे सपने देखो और तब तक देखते रहो जब तक कि वो पूरे ना हो। श्रोताओं, आप सुन रहे थे भारत रत्न डॉक्टर कलाम और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस विषय पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा से वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार ने गाया हुआ